वेलकम टू ऑल। स्वागत है आपका धर्माराम फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर। और मैं आ चुका हूँ एक बेहतरीन लेक्चर लेके। प्यारे बच्चों, आज का जो लेक्चर है वह लेक्चर नंबर 6 है। इससे पहले हमारे 5 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। आई थिंक आपने 500 के 5 लेक्चर को बढ़िया तरीके से पढ़ लिया होगा। आगे भी जो हम पढ़ने वाले हैं, एक एक डाउट को क्लियर करवाते हुए, एक एक पॉइंट को समझाते हुए चलने वाला हूँ। और हमारा जो टारगेट है 100 आउट ऑफ 100 लाने का, उसी के लिए ज़बरदस्त मेहनत आज से ही स्टार्ट हो जानी चाहिए। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। आज की क्लास स्टार्ट करूं उससे पहले एक बार शॉर्ट रिवीजन कल का करवा देता हूं। उससे क्या होगा? इससे ये होने वाला है कि आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। ठीक है ना? तो कल हमने क्या पढ़ा था प्यारे बच्चों? कल हमने पढ़ा था कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या होता है? दो बिंदु आवेश जिनके मध्य की दूरी क्या होगी? r, तो उन पर लगने वाला स्थिर विद्युत की बल क्या होगा? F इजिकल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यानी कि जो स्थिर विद्युत की बल है आवेशों के परिमाण के गुणनफल के तो सीधे समानुपाती होगा, लेकिन जो बीच की दूरी है उनके वर्ग के उत्क्रमानुपाती होता है। और यही हमने पढ़ा था F इजिकल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। आज उसी का जो है सदिश निरूपण हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो लिखो हेडिंग कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। कूलाम के नियम का सदिश निरूपण करने के लिए हमें क्या चाहिए? तो सदिश दिखाने के लिए आपको परिमाण भी चाहिए और दिशा भी चाहिए। ठीक है ना? जैसे वेक्टर लिखना चाहते हो ना आप, जैसे ए वेक्टर लिखना है तो आपको क्या चाहिएगा? ए भी चाहिएगा, यानी कि इस सदिश का परिमाण भी चाहिएगा और इसकी दिशा भी चाहिएगी। तो दिशा क्या हो जाएगी? एक एक। वेक्टर फॉर्म में से लिखते हैं ए वेक्टर इज इक्वल टू ए का परिमाण और ए क्यूब। ए क्यूब क्या होता है? ए क्यूब होता है एकांक सदिश। और एकांक सदिश क्या करता है? एकांक सदिश है वह दिशा बताता है। ठीक है ना? ए क्यूब क्या है? एकांक सदिश है। एकांक सदिश है जो क्या करेगा? दिशा बताएगा। ठीक है ना? समझ में आ गया होगा। इसी को प्रयोग करते हुए हम जो कूलाम का नियम पढ़ेंगे उसका सदिश निरूपण करेंगे। ठीक है ना? तो कुछ थ्योरी लिखो सबसे पहले। यदि दो आवेश जिनका परिमाण Q1 व Q2 है तथा समान प्रकृति का है, समान प्रकृति के आवेश है, इनके स्थिति सदिश क्रमशः R1 वेक्टर और R2 वेक्टर है। ठीक है ना? क्या है कि कोई मैंने एक निकाय ले लिया, और कैसा निकाय ले रहा हूं मैं? ये मेरे पास एक निकाय है। ठीक है? ये कैसा निकाय है? द्विविमीय निकाय है। त्रिविमीय निकाय नहीं है, द्विविमीय निकाय है, जिसका ये क्या है? एक्स एक्स है और ये है वाई एक्स। ठीक है? इसी निकाय के अंदर क्या है कि जो दो आवेश, जो पहला आवेश है वह है Q1 और जो दूसरा आवेश है
वह मैंने यहाँ ले लिया Q2। इनके जो स्थिति सदिश है ना, स्थिति सदिश क्या है, Q1 का स्थिति सदिश है R1 वेक्टर और जो Q2 का स्थिति सदिश है वह है R2 वेक्टर। ठीक है ना, ये इनके स्थिति सदिश है। Q1 और Q2 के बीच की दूरी कितनी है, तो Q1 और Q2 के बीच की दूरी है R। आई थिंक यहां तक आपको सारी की सारी चीजें क्लियर हो गई। ठीक है ना, अब हम क्या करने वाले हैं, जो Q1 आवेश है उस पर बल कितना लगता है। तो Q1 आवेश पर जो बल है वह Q2 आवेश के कारण लगने वाला है। कितना बल लगने वाला है, तो लिखो जो अब है, अब देखो आवेश कैसे हैं, समान प्रकृति के आवेश है, इसका मतलब एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है ना, समान प्रकृति के आवेश हैं तो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। यानी कि ये लो, प्रतिकर्षण का चिन्ह किस प्रकार होता है, प्रतिकर्षण करते हैं तो इस प्रकार होता है और आकर्षण होता है तो इस प्रकार। ठीक है, अब Q1 आवेश पर Q2 आवेश के कारण बल लगेगा। तो अब 1 2 वेक्टर, पहले क्या लिखा, जिस पर बल लग रहा है वह, और बाद में क्या लिखा, जिसके कारण बल लग रहा है। तो Q1 पर Q2 के कारण बल लगा तो अब 1 2 वेक्टर हो गया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब 2 1 वेक्टर, क्योंकि Q2 आवेश पर बल लग रहा है, लगा कौन रहा है, Q1 आवेश। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब हमें सदिश बताने के लिए मैंने आपको बताया था कि किसी भी सदिश लिखना चाहते हो तो उसके लिए परिमाण भी चाहिए और दिशा भी चाहिए, और दिशा कौन बताता है, दिशा बताता है एकांक सदिश। इसीलिए दिशा बताने के लिए, जैसे अब 1 2 वेक्टर की जो दिशा है उसे बताने के लिए क्या होगा, R12 ये बल की दिशा बता रहा है, अब 1 2 वेक्टर की दिशा बता रहा है R12 की। ठीक है, इसी प्रकार जो अब 2 1 वेक्टर है इसकी दिशा कौन बताएगा, तो इसकी दिशा बताने के लिए आपको R21 की, क्योंकि एकांक सदिश है वही दिशा बताता है। आई थिंक यहां तक आपको समझ में आया होगा, तो इसी को मैं लिखने वाला हूं, ध्यान से देखो। सबसे पहले मैंने क्या लिया, दो Q1 और Q2 आवेश जिनके परिमाण समान थे, समान प्रकृति के आवेश थे, इसलिए एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे थे। तो अब 1 2 वेक्टर कैसे आएगा, अब 1 2 वेक्टर यहाँ पर लिख लो कि Q1 आवेश पर Q2 आवेश के कारण जो बल है, Q1 आवेश पर Q2 के कारण बल। ठीक है, और अब 2 1 वेक्टर क्या होगा, अब 2 1 वेक्टर Q2 पर, अब देखो अब 2 1 है तो Q2 पर Q1 के कारण जो बल है उसे अब 2 1 वेक्टर लिखा जाएगा। तो Q2 पर Q1 के कारण बल है, के कारण बल। ठीक है ना, यहां तक एक बार क्लियर हो गया आपको। अब क्या है, वेक्टर फॉर्म लिखने के लिए मैंने बताया था कि परिमाण भी चाहिए और दिशा भी चाहिए। अब 2 1 वेक्टर और अब 1 2 वेक्टर, सबसे पहले हम निकालेंगे अब 1 2 वेक्टर। तो अब 1 2 वेक्टर किस प्रकार निकालेंगे, अब 1 2 वेक्टर। अब 1 2 वेक्टर निकालने के लिए सबसे पहले परिमाण चाहिए। परिमाण है वह तो कूलाम का नियम हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, सीधा सीधा। तो परिमाण तो हमारे पास है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और बल की दिशा बताने के लिए अब 1 2 वेक्टर है ना, जो अब 1 2 वेक्टर, इसकी दिशा बताने के लिए R12 के एकांक सदिश लिया है। तो इसकी दिशा बताने के लिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, R12 के। ठीक है, इसी प्रकार हम अब 2 1 वेक्टर की दिशा
बताने के लिए R21 वेक्टर लिया है। ठीक है, तो अब लिखो आप 21 वेक्टर। अब 21 वेक्टर का परिमाण तो सेम ही हो जाएगा, कि Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, लेकिन जो इसकी दिशा है इसे बताने के लिए जो एकांक सदिश लिया जाएगा वह हो जाएगा R21 की। ठीक है, आई थिंक यहां तक आपको समझ में आया। अब क्या है कि जो R12 केप है वह और R21 केप, इसमें क्या है, इनकी जो दिशाएं क्या है एक दूसरे की विपरीत है, विपरीत दिशा है, इसीलिए नेगेटिव का साइन आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार क्या होने वाला है, इसी प्रकार जो अप 1 2 वेक्टर है ना, अप 1 2 वेक्टर उसकी भी दिशा विपरीत हो जाएगी। दोनों समान आवेश इसीलिए एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं, इसलिए अप 1 2 की दिशा और अप 1 वेक्टर की भी दिशा क्या हो जाएगी, विपरीत हो जाएगी। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, अप 1 वेक्टर। अब हम क्या कर रहे हैं कि अब हमें चाहिए परिमाण। ठीक है, परिमाण तो समान ही होने वाला है, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो अब यहां पर क्या लेंगे, हम लेंगे अप 1 2 वेक्टर का परिमाण बराबर अप 2 1 वेक्टर का परिमाण। प्यारे बच्चों, जो इनका परिमाण है वो तो सेम ही है, कितना है, कूलाम के नियम से आया था Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है ना, परिमाण कितना हो जाएगा, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब क्या है, हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि समान प्रकृति के आवेश थे, लेकिन एक दूसरे की दिशाएं क्या है, विपरीत है। तो यहां पर लिखो पॉइंट लगा के, अर्थात समान प्रकृति के आवेश हैं तथा दिशा विपरीत है। ठीक है, अब इस डेरिवेशन में जो महत्वपूर्ण चीज जो आपको एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वो लिखने जा रहा हूं। एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार आने वाला है, तो अब लिखो बल का सदिश रूप। बल का सदिश रूप क्या होगा, बल का सदिश रूप होने वाला है Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर और दिशा दिखाने के लिए आर केप। आर केप क्या है, एकांक सदिश है जो दिशा बताता है। यह मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये जो डेरिवेशन है ये आ भी सकती है और कम भी आ सकती है, आपको पढ़ना तो है, आपके सिलेबस में दे रखी है इसीलिए। लेकिन ये जो फॉर्मूला है कूलाम बल का सदिश निरूपण, वो आपको डायरेक्ट याद रखना ही रखना है। ठीक है ना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब इसी पर क्वेश्चन किस प्रकार आते हैं वो मैं करवा रहा हूँ कि क्वेश्चन किस प्रकार आते हैं। एक बार फिर से समझा देता हूँ कि मैंने किया क्या है। कूलाम के नियम का सदिश निरूपण में मैंने क्या किया, तो सबसे पहले दो आवेश लिए Q1 और Q2। Q1 और Q2 आवेश हैं जिनके परिमाण तो समान है, लेकिन इनकी दिशाएं क्या है, समान परिमाण है, तो एक दूसरे को और विपरीत दिशा के अंदर लगने वाले भाई समान आवेश है तो एक दूसरे को प्रतिकर्षण तो करेंगे, इसलिए इनकी दिशाएं क्या हो जाएगी, विपरीत दिशाएं। समान परिमाण है और इनको निरूपित करने के लिए इनकी स्थिति सदिश क्या थी, R1 और R2। ठीक है, इसीलिए मैंने सबसे पहले अप 1 2 वेक्टर निकाला। अप 1 2 वेक्टर किस प्रकार निकाला,
अब 1 2 वेक्टर है वह हो जाएगा जिसकी दिशा बताएगा r12 केप। दिशा कौन बताता है? तो एकांक सदिश दिशा बताता है। हमें ऑल ओवर क्या है कि कोई भी सदिश निकालने के लिए हमें परिमाण भी चाहिए था और दिशा भी चाहिए थी, दो चीजें चाहिए थी। अब परिमाण तो हमारा कूलाम के नियम से Q1Q2/r² था, लेकिन दिशा बताने के लिए जो अब 1 2 वेक्टर की दिशा बताने के लिए r12 केप ले लिया। ठीक है, ये हो गया, आपने अब 1 2 वेक्टर ले लिया। फिर अब 2 1 वेक्टर किस प्रकार लिखा? सेम इसी प्रकार। परिमाण बताने के लिए तो कूलाम के नियम से Q1Q2/r², ये तो हो गया परिमाण। और इसी की दिशा बताने के लिए r21 केप, जो एकांक सदिश है, एकांक सदिश दिशा बताएगा। अब इससे हमें क्या पता चलता है कि जो r12 केप और जो 21 केप है उनकी दिशाएं क्या है? विपरीत है। विपरीत दिशाएं कैसी हुई? समान आवेश ने एक दूसरे को प्रतिकर्षित किया, इसलिए इनकी जो दिशाएं हैं, बल की दिशा और जो r12 केप और 21 केप दिशा विपरीत थी, इसलिए नेगेटिव साइन आ गया। इसी प्रकार तो बल की भी दिशा क्या हो जाएगी? विपरीत दिशा हो जाएगी। फिर मैंने क्या किया? बल का ले लिया परिमाण। जब आप बल का परिमाण लेते हो तो किसी भी चीज का जो परिमाण लेते हो तो नेगेटिव चीज है तो वो भी पॉजिटिव हो जाती है, इसलिए इन दोनों का परिमाण लिया तो परिमाण आ गया Q1Q2/r²। ठीक है, हमें क्या पता चलता है इससे कि जो समान प्रकृति के आवेश है लेकिन इनकी दिशाएं क्या है? विपरीत है। ठीक है, समान प्रकृति के आवेश और इनका परिमाण भी समान है लेकिन दिशा एक दूसरे के विपरीत है। ठीक है, अब क्वेश्चन किस प्रकार आता है? तो बल का सदिश रूप, बल का सदिश रूप क्या है? Q1Q2/r², यहाँ पर लिख देना r केप। अब क्वेश्चन किस प्रकार आता है? क्वेश्चन इस प्रकार आता है कि कूलाम के नियम का सदिश निरूपण का सही सदिश निरूपण में निम्न में से कौन सा सही निरूपण है? कूलाम के नियम का जो सदिश निरूपण है उसमें निम्न में से कौन सा सही निरूपण है, यानी कि इसमें आपको चार ऑप्शन दे देगा। जैसे मैं आपको चार ऑप्शन दे रहा हूं, ए ऑप्शन लिख दो Q1Q2/r², बी ऑप्शन लिखो Q1Q2/r³ केप, सी ऑप्शन लिखो Q1Q2/r² r वेक्टर, और डी ऑप्शन लिखो Q1Q2/r³ इनमें से कौन सा सही है? तो मैंने आपको क्या बताया था? कूलाम के नियम का सदिश निरूपण क्या था? तो Q1Q2/r² और यहाँ पर लिखा था r केप। ये तो था परिमाण और ये थी दिशा। ठीक है, कूलाम बल का जो सदिश निरूपण है वह। अब इसमें क्या है? ये आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है ए, और इसी में सेम इससे बी से लिखा जा सकता है। अब वेक्टर इज इक्वल टू Q1Q2/r³ इंटू r वेक्टर। बी ऑप्शन में क्या है? अपोन में तो r³ है लेकिन r वेक्टर की जगह r केप है। जब r केप है तो ये क्या हो गया? आपका गलत हो गया। यहाँ r वेक्टर होता तो सही हो जाता। यहाँ पर क्या है?
सी ऑप्शन के अंदर ये तो पूरा अलग ही है, डी भी गलत ही है क्योंकि आर वेक्टर लगा रखा है। यहाँ पर क्या होता, हाँ डी ऑप्शन आपका, देखो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है और ए ऑप्शन भी राइट है। कैसे कि आर केप को क्या लिख सकते हो आप, आर वेक्टर अपॉन आर, और आर को आर से गुणा करोगे तो आर क्यूब आ जाएगा, यही सेम फॉर्मूला बन जाएगा भाई। आर केप को आर वेक्टर बट्टा आर लिखा जा सकता है, तो आर वेक्टर बट्टा आर, आर को आर से गुणा करोगे तो आर क्यूब आ जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ए एंड डी, ए और डी दोनों सही है, बी तो सही हो ही नहीं सकता। समझ में आ गया होगा। मैंने आपको बता दिया कि इस क्वेश्चन के अंदर आपको दो टाइप से ऑप्शन दे सकता है अगला, या तो इस टाइप में दे दे या फिर इस टाइप में दे दे। बात यही ध्यान रखनी है कि जहां केप लगा होगा तो आपको अपोन में स्क्वायर मिलेगा, और जहां पर वेक्टर लगा होगा वहां पर जो बट्टा के अंदर है वह क्यूब मिलने वाला है। बाकी जो भी आएगा उसे कट कर देना। बस आपको मेनली दो ही फॉर्मूले याद रखने हैं जो इसमें आ सकते हैं। ऑफ वेक्टर इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर आर केप, और फिर आर केप इज इक्वल टू क्या होता है, आर वेक्टर बटा आर का परिमाण। इससे क्या हो जाएगा, अब वेक्टर इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर क्यूब, और यहाँ हो जाएगा आर वेक्टर। बस ये दो फॉर्मूले आपको ऑप्शन के रूप में आएंगे तो इस प्रकार आ जाएंगे। यदि ये आएगा तो ये टिक कर देना, ये आए तो ये टिक कर देना, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक आपको सारी सारी चीजें क्लियर हो।